सुपर एक्साइटेड फेज से बाहर आए, इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम हम डिफाइन करेंगे, इसकी टाइप्स बताएंगे और इसकी कंडीशंस बताएंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हम डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम को कि जब एक ही बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो, तो हम कहेंगे वो सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन शुरू होती है। ये किस चीज का सिंबल है, समेशन का। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, फोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं, दो। एक है आपके पास लीनियर फोर्स F और दूसरी एंगुलर फोर्स टॉर्क। इक्विलिब्रियम के लिए एक्चुअली हम सिर्फ दो फोर्सेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लीनियर फोर्स F और एंगुलर फोर्स टॉर्क के ऊपर डिस्कशन करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम कहेंगे अगर एक बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम लीनियर फोर्सेस का सम 0 है तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अब अगर एक बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम टॉर्क्स का वेक्टर सम 0 है तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। इस तरह हमें इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स मिलती हैं, वन इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम and the other is rotational equilibrium. ये दो टाइप्स हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की। अच्छा, जब बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 हो तो इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगी। ठीक है, और अगर बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम टॉर्क्स का सम 0 हो तो इसका मतलब उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। और ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ है। आप लोगों ने आज तक न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन के लिए, इसलिए आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे टॉर्क के केस में। रोटेशनल मोशन में फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर टॉर्क एक्ट ना करे तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पर होगा, और जो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। वहां पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी भी या तो 0 होनी चाहिए या यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे कहेगा एंगुलर वेलोसिटी या तो 0 होनी चाहिए या यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है इक्विलिब्रियम के लिए। यहाँ से आप देखें ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स बन जाती हैं। कैसे? हाँ, स्टैटिक है, डायनामिक। कैसे बनेगा? देखो, एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है कि बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी वेलोसिटी या तो 0 है या यूनिफॉर्म है। इस वजह से आपके पास दो टाइप्स बन जाती हैं। तो ये किससे रिप्रेजेंट करता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। दिस रिप्रेजेंट्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और वी यूनिफॉर्म होना किससे रिप्रेजेंट करता है? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फिर टॉर्क 0 होने का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 0। अच्छा, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन इसमें एक वर्ड हमने मिस किया, स्टैटिक ट्रांसलेशनल। स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और इसी तरह यहाँ पे डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की टाइप है, तो यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करें डायनामिक। अच्छा, यहाँ पे पहले लिखें एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी या फिर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म।
ठीक है। तो फिर यहाँ से कौन सा इक्विलिब्रियम मिलता है? स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दिस रिप्रेजेंट्स स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ये रिप्रेजेंट करेगा डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब देखें क्या ये चेयर इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है? यस। हाँ, तो ये क्या ये स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? यस, है ना? तो ये एंगुलर वेलोसिटी 0 है, चेयर रोटेट कर रही है। तो रोटेशनल डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आप लोग कंफर्टेबल ही नजर आ रहे हैं इस एग्जांपल से, और उसकी वजह बिल्कुल ठीक है। चेयर में तो रोटेट करने की एबिलिटी ही नहीं, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एग्जांपल वो वही है जिसमें रोटेट करने की एबिलिटी हो, जैसे फैन रेस्ट पे रोटेशनल स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, आपके हाथ में मौजूद फैन रोटेट करने की एबिलिटी है, स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। गाड़ी के टायर, अगर गाड़ी खड़ी हुई है तो स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लेकिन अगर गाड़ी की बात की जाए टायर की नहीं, तो गाड़ी खड़ी हुई गाड़ी स्टैटिक ट्रांसलेशन। देखिए एग्जांपल देते हुए इस बात का ख्याल रखें कि ठीक है फैन इस वक्त दोनों इक्विलिब्रियम से डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फैन हमेशा, ये जो फैन सीलिंग के साथ, ये तो हमेशा स्टैटिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि ये मूव कर ही नहीं सकता यहाँ से। बात इसकी रोटेशन पे होती है कि ये रोटेशन कर सकता है या नहीं। अगर कर रहा है और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है तो फिर ये रोटेशन डायनामिक रोटेशन, और अगर रेस्ट पर है तो फिर ये स्टैटिक रोटेशन। तो एग्जांपल सही है। बताइए पैराट्रूपर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, किस एग्जांपल होगी? डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल, क्योंकि वो पैराशूट खोलने के बाद वो स्लोली ट्रांसफर स्पीड, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल स्पीड, उसके साथ नीचे आता रहता है कंटीन्यूअसली। समझ आ गई? अच्छा, तो बताएं इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हैं? मुझे देखिए सारे इधर से ट्रांसलेशन लो, ट्रांसलेशन की कितनी टाइप्स हैं? स्टैटिक है, डायनामिक। रोटेशन की कितनी टाइप है? स्टैटिक है, डायनामिक। आपने ऐसा करना है ना, मुझे इन टाइप्स के बारे में मैथमेटिकली बताना है। अच्छा, इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स? कौन कौन सी? ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? क्या जीरो हो? अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है तो एक्सेलरेशन लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हुई तो वेलोसिटी या तो जीरो होगी या समझ आ गई बात? अच्छा, अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो है अंडर द एक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी जीरो, अंडर द एक्शन ऑफ ऑल द लीनियर फोर्सेस, इसका मतलब कि वो कौन से इक्विलिब्रियम? स्टैटिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। अगर अंडर द एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है? डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर आप उसकी एग्जांपल देखिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की क्या रिक्वायरमेंट है? Sum of all the torques acting on the body must be। अच्छा, जब ऐसा होता है तो बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि टॉर्क ना हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो आप बताएं कि बॉडी कितने स्टेट्स में हो सकती है? कौन कौन से? या तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो है जैसे इसका फैन, और या फिर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है जैसे उस एसी का। अभी इस वक्त एसी का फैन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। और स्टैटिक rotational equilibrium means angular velocity is zero, and dynamic rotational equilibrium means angular velocity is constant। अब आती हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स हमने कर लिए, कंडीशंस की तरफ आ जाए। इधर देखें, ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और ये है सेकंड कंडीशन। अब जरा कंडीशंस को देखें, हाउ डू वी डिस्क्राइब दीस कंडीशंस? तो first condition says that when sum of all the linear forces acting on the body is zero,
then body satisfies first condition of equilibrium. अच्छा, इसके लिए जरूरी क्या है कि sum of all the forces acting along x axis must be sum of all the forces acting along y axis must be 0. ठीक है, इसी तरह जब आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप क्या लिखते हैं? सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, जिसका मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग अलोंग x axis is 0 and sum of all the torques acting along y axis is 0. सुभान अल्लाह, मुझे पता था आप लोग यही करेंगे। टॉर्क्स x और y axis के नाम एक नहीं करती, टॉर्क तो या क्लॉकवाइज होती है या सुभान अल्लाह, शुक्र है मैंने आप लोगों को ये होम असाइनमेंट नहीं दिया इसमें। Sum of all the clockwise torques is equal to 0 and sum of all the anti-clockwise torques is equal to 0। तो टॉर्क आएगी तो वो x से y एक्सिस के अलावा नहीं होगी, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या इतनी छोटी सी दो बातों पर आपके इक्विलिब्रियम के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। बस ये दो कंडीशंस, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम लगाते हैं पहली कंडीशन, मसला हल हो गया तो ठीक, नहीं तो दूसरी कंडीशन। मजे की बात यह है कि आपकी बुक में तीनों प्रयोग मौजूद है। ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जिनमें सिर्फ एक कंडीशन लिखती है, ऐसी भी हैं जिनमें सिर्फ दूसरी कंडीशन लिखती है, और ऐसी भी हैं जिसमें दोनों कंडीशन लिखती है। तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।